नमस्कार भैयाओं। आज इस नए सत्र में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 इसका भाग है अर्थशास्त्र। उसके पाठ 1 यानी अध्याय 1 उसके विकास क्या है, विकास से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में अपन को इस वीडियो के माध्यम से समझने को मिलेगा। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इस तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है। ये काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को अधिक गहराई से सीखेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रवाहित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्य विकास के माध्यम से तय होते हैं। हम ये कल्पना करने का प्रयास करें कि आपकी एक तालिका दी गई है, इसमें सूची के अनुसार लोगों का विकास का अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं। आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की आप सभी भैया अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार कोशिश करें। आप चाहेंगे किन्हीं 2 और श्रेणियों को व्यक्ति जोड़ सकते हैं। जैसा आपको ये तालिका दिख रही है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, पंजाब के समृद्ध किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, शहरी बेरोजगार युवक, शहर के अमीर परिवार का लड़का, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी। इसमें आपको इसको पढ़ने से समझने से पता चल जाएगा कि विकास क्या है, विकास के क्या मायने हैं। तालिका बढ़ने के बाद इसका निरीक्षण करो। सभी लोगों के विकास प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है संभव नहीं। इसमें हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अर्थात वे चीज़ें जो इनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती। हो सकता है कि भाई को ये पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए। जैसे कि आदिवासी वे इसका विरोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक
बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ है, एक अलग अलग लोगों के विकास के लिए लक्ष्य हो सकते हैं, दूसरा एक के लिए विकास है, दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। जैसा कि उद्योगपतियों के लिए बांध जरूरी है, इसी प्रकार किसानों के लिए खेती जरूरी है। अब अगला बिंदु है अपना आय और अन्य लक्ष्य। आप अगर एक बार फिर तालिका को देखेंगे तो एक बात समझ पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा उत्पादन के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में ज़्यादा आय कर चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय, अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। द्रव्य या उससे अधिक, उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुओं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारे बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको ये बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है कि इस तरह और भी अधिक सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय अपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा। जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। एक और उदाहरण देखिए। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाकों में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों को विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का वास्तविक कैसा होगा, सीखने का अवसर है, दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन ये नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिलजुल कर लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनकी आदर बढ़ता है, तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संक्षिप्त वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी हो सकते हैं। अब अगला बिंदु अपना राष्ट्रीय विकास के बारे में। राष्ट्रीय विकास क्या है और इसकी क्या समझ है? राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा के लिए भारत में विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आप स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचेंगे। इनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं निश्चित न हो। यह समझना बहुत आगे कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है, लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का मत दिया सकता है? या यदि परस्पर विरोध है तो
निर्णय कैसे किया जाए, सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या है, हमें ये भी सोचना होगा। कार्य करने का कोई बेहतर तरीका, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को। राष्ट्र विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर हो सकता है। अब आप एक इस चार्ट के माध्यम से एक समझ सकते हैं कि एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर में खुले कूड़े और आसपास के समुद्र में डाल दिया। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट आबिनजाद शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं ने जीना, चमड़ी का दरारें पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि हो सकी। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए। 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्त के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल, धातु और संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी आइवरी कोस्ट एक स्थानीय कंपनी अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दे दिया। हो सकता है कंपनी के लिए ये विकास है, लेकिन आम लोगों के लिए ये नुकसान है, हानिकारक है। अगला बिंदु है अपना, विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए। विकास की दृष्टि से विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए, इसके बारे में अपन विचार करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकास और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले हम इस विषय पर आए और अन्य प्रश्नों के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो समानता और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन किन पहलुओं को प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम वो मापदंड प्रयोग करेंगे वो तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे। सामान्यतया हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों को मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना उसकी रचनात्मक या उसके द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होगी। देशों की तुलना के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। ये इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होनी चाहिए उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है। अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय, उनमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुछ आय इतना उपयुक्त माप नहीं, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होगी। कुछ कुल आय तुलना करने में हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकते हैं। क्या एक देश के लोग दूसरे देश की बेहतर है, इसलिए हमें औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाल सकते हैं। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण में मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय
4,43,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक। उससे समृद्ध देश वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम निम्न आय देश कहा जाता है। भारत में निम्न आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में जिनमें मध्य वर्ग के देश और कुछ अन्य देश छोटे देश शामिल नहीं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब इस तालिका को आप बढ़िया समझकर देखें कि कौन सा देश की आय ज़्यादा है और वो विकसित है या पिछड़ा हुआ है या मध्य में। अगला टॉपिक है अपना आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर, समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में सोचते। इस प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। वे विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण द्वारा करते हैं। तालिका में आप देख रहे केरल, पंजाब, बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। पंजाब की 26,000, केरल की 22,800 और बिहार की 5700। वास्तव में आंकड़ों 2002-2003 की वर्तमान कीमतों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य उत्पाद है। अभी हम जटिल शब्द का वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसतन पंजाब में व्यक्ति 26,000 रुपये कमाता है जबकि बिहार में औसत केवल 5,700 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास का मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक, बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब इसके साथ अन्य आंकड़ों को भी अपन देखकर विकास का आकलन कर सकते हैं। जैसे पंजाब, केरल, बिहार। शिशु मृत्यु दर 49, साक्षरता 70 और 1 से 5 निवल उपस्थिति 81। केरल में भी ऐसे, बिहार में इस तरह से। तो अपन देख सकते हैं कि इन तीनों में कौन सा अधिक विकसित है। ये तालिका दिखा रही है, दर्शाती कि तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है केरल में 1,000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 11 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर पहले मर जाते हैं। लेकिन पंजाब में यह अनुपात 49 है। केरल की तुलना में लगभग 5 गुना है। दूसरा, पंजाब के प्रति व्यक्ति आय केरल से कहीं ज़्यादा है, जैसा आप तालिका में पहले अपन ने देखा है। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। ये सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते होंगे जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता है। दूसरा, ये देखिए कि आंकड़ा किस वर्ष के है। ये वर्ष 2003 के। तो हम बहुत पुराने समय की बात है नहीं कर रहे। हमारी स्वतंत्रता को बहुत सारे वर्ष हो गए। 2003 के अनुसार 56 वर्ष, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची इमारतों खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल में भरे हुए। समस्या, शिशु मृत्यु दर प्राप्त नहीं हो जाती। तालिका का अंतिम स्तंभ दर्शाता है कि बिहार के आधे से अधिक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपकी कक्षा के आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए वे वहाँ नहीं जाते होते। अगर ये आपके साथ होता है तो आप ये सब न पढ़ पाते जो पढ़ी। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है?
पंजाब में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे। इसका कारण है कि यह आवश्यक नहीं कि जब जेब में रखा रुपया सब वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने आप में महत्वपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं। उदाहरण के लिए, सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं कर सकता। बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकती जब तक आप ऐसे समुदाय में जाकर नहीं रह सकते जहां से सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रमण बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इसके लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचें, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या सोचेंगे? अगर आपके गांव और इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता तो क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ने चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, अन्य प्रकार की सुविधाएं करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे मुख्य रूप से लड़कियों माध्यमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते क्योंकि सरकार समाज में इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है, इसलिए ऐसे स्थानों पर राशन की दुकानें ठीक से नहीं चलती। जो लोग इन समस्याओं का हल करवा सकते हैं, ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण एक स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। इस तरह से इस पाठ के बारे में आपने विस्तार से समझा और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देने का आप सब भैया प्रयास करें। धन्यवाद।